सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए तकनीक के एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो एक एंजाइम काफ़ी डिटेल में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा, उसके अलावा दो एंजाइम्स और हैं जो जिनके बिना पुनर्योगज डीएनए टेक्निक पूरी नहीं हो सकती। उसमें पहला है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, लिगन करने का, जोड़ने का काम करता है। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में हमें बाहरी डीएनए को जो मूल डीएनए है उससे जोड़ना है। तो वो जोड़ने का कार्य जो है एंजाइम जो है, ये लाइगेज एंजाइम वाहक डीएनए यानी कि जो वाहक हम काम में ले रहे हैं पुनर्योगज टेक्निक में, उसके डीएनए से वांछित डीएनए जो हमें चाहिए, जैसा डीएनए हमें प्रतिकृतिकरण के बाद चाहिए, उस डीएनए के खंड को जोड़ने का। तो एक कौन सा डीएनए है, वाहक का डीएनए। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, वाहक का डीएनए, एक डीएनए किसका है, वाहक का, और दूसरा कौन है सा है, वांछित डीएनए। वांछित डीएनए, तो डीएनए जैसे द्विकुंडलिनी रूप में होता है, उन दोनों डीएनए को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम के बाद एक और एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमर किसे कहते हैं बच्चों, बहुलक, एक से अनेक बनना। तो आपको मालूम है डीएनए में एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है प्रतिकृतियन की, अपने समान प्रतिकृति बनाने की। तो उस प्रतिकृति बनाकर कई कॉपीज़, फोटोस्टेट में हम कई कॉपीज़ निकालते हैं ना, ऐसे ही डीएनए में, डीएनए का एक गुण है कि उसमें अपने समान प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तो इस गुण का प्रयोग यहाँ पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बच्चों, डीएनए किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो उनका बहुलीकरण करते हैं जिससे डीएनए का निर्माण होता है। किसका बहुलीकरण होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा, किसका गुणन होता है, पुनर्योगज डीएनए का। पुनर्योगज डीएनए कैसे बना था, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। जो वाहक का डीएनए है उसके साथ वांछित डीएनए या विदेशी डीएनए जब जुड़ गया था, तो वो जो दोनों का जुड़ा हुआ भाग था वो पुनर्योगज डीएनए था। अब इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां बनानी हैं, और वो काम में कौन मदद करता है बच्चों, पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां इसके द्वारा तैयार की जा सकती हैं। और जो एक डीएनए का तो एक प्रतिकृति होती है, लेकिन जब दो डीएनए मिले हुए हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसकी प्रतिकृतियां बनती हैं, इनका बहुलीकरण होता है। और इस तरह जो बनती हैं, जैसे अपन फोटो कॉपी करते हैं, हूबहू समान पन्ना निकलता है, ऐसे ही इस बहुलीकरण में भी हूबहू समान पुनर्योगज डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। और ये क्या कहलाती हैं, इनको सी डीएनए यानी कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। तो ये डीएनए जो है, इस डीएनए की प्रतियों को सी डीएनए या कॉपी डीएनए कहा जाता है। तो पहला कौन सा एंजाइम था बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा कौन सा अपन ने पढ़ा, लाइगेज एंजाइम। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये तीन तो हो गए पुनर्योगज तकनीक में काम में आने वाले एंजाइम्स। अब जो अगली चीज़ जो कि बिल्कुल इन्हीं के समान इम्पॉर्टेंट है, वो है वाहक, क्लोनिंग वाहक, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो वाहक जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को वाहित करने वाला, ले जाने वाला। तो ये जो वाहक हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं, मतलब डीएनए के खंड, बहुत सारे कॉपी डीएनए बन गए। अब उसको हमें जिस परपोषी कोशिका के अंदर डालना है, उसको अपन डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए एक वाहक, क्लोनिंग वाहक काम में लिया जाता है।
तो वेक्टर के रूप में दो चीज़ें मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं, एक है प्लाज्मिड और एक है जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी तो हमने पढ़ा है बच्चों, वायरस है एक प्रकार का, तो जो जीवाणु को पर अटैक करता है और जीवाणु के ऊपर अपने जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर अपना कब्जा कर लेता है। और दूसरा है प्लाज्मिड, ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गोलाकार डीएनए है। तो ये प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी जो हैं पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक का, क्लोनिंग वाहक का काम करते हैं कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्योंकि वाहक का काम करते हैं इसलिए ये वेक्टर या क्लोनिंग वाहक कहलाते हैं। वाहक जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में संभव होता है। मतलब वाहक में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में, किसकी प्रतिकृतियां? डीएनए की। यदि विजातीय वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दें तो वाहक के साथ साथ वांछित डीएनए भी, जब वाहक अपनी प्रतिकृति बनाएगा तो उसके साथ जो हमने वांछित डीएनए जोड़ा है वो जुड़े हुए की भी प्रतिकृति साथ में बनेगी। तो ये वाहक इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं बच्चों, ये दो वाहक हमने देखे हैं। जीवाणुभोजी, ये तो चित्र है जीवाणुभोजी का, आप सभी इससे परिचित हैं। जीवाणुभोजी क्या है? जो कि एक जीवाणु को संक्रमित करता है और जीवाणु के आनुवंशिक मटेरियल पर अपना कब्जा कर लेता है और इन पुच्छ प्लेट के द्वारा ये जीवाणुओं के अंदर धंस जाता है। दूसरा है प्लाज्मिड, इसका एक उदाहरण है PBr 322। ये एक प्लाज्मिड का नाम है जिसमें प्लाज्मिड एक, ये क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त जो डीएनए मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वही प्लाज्मिड कहलाता है। ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं इसलिए इसका आकार हम गोलाकार देख रहे हैं। तो ये दोनों ही जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड किसका काम करते हैं? वाहक का। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वाहक का काम, जो वांछित डीएनए है वो वाहक डीएनए के साथ मिलकर प्रतिकृतित होता है और फिर वो परपोषी कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों, वाहक में क्या गुण होने चाहिए। ये जो वाहक, हर पुनर्योगज टेक्निक के लिए अलग अलग जीवाणुभोजी या अलग अलग प्लाज्मिड के भी कई प्रकार हैं, अलग अलग हम काम में लेते हैं। तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक वाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो एक कुशल वाहक के रूप में डीएनए को, वांछित डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिला करके और परपोषी कोशिका में पहुंचा सके। तो सबसे पहला है प्रतिकृतियन का उद्गम। तो हर वाहक में एक उद्गम स्थल होना चाहिए, एक उद्गम स्थल, ओरिजिन, जहाँ से प्रतिकृतियन शुरू होगा, उसे कहते हैं उद्गम स्थल। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम मतलब प्रतिकृतियन मतलब एक प्रति के समान अन्य प्रतियां बनाना। इस प्रतिकृतियन का शुरू होने का जो स्थान है वो कहलाता है उद्गम स्थान या ओरिजिन स्थान। इसे ओरी भी कहा जाता है। ये ऐसा अनुक्रम है, ऐसी सीक्वेंस है जो प्रतिकृतियन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। किसी भी डीएनए के प्रतिकृतियन को शुरू करने के लिए जो आवश्यक पॉइंट है वो कहलाता है इसका उद्गम स्थल। जब कोई डीएनए खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है तो उसका परपोषी कोशिका में प्रतिकृतियन संभव हो जाता है। यह अनुक्रम उत्पत्ति स्थल या ओरी कहलाता है। ओरी किससे बना है? ओरिजिन। किसका ओरिजिन? प्रतिकृतियन का। इस रेप्लिकेशन जो डीएनए का है उसकी शुरुआत करने का काम ये करता है। जोड़े गए डीएनए की प्रतिकृति संख्या के नियंत्रण हेतु अब प्रतिकृति कितनी होनी है? 2 होनी है, 4 होनी है, 6 होनी है कि 8 होनी है? इसका नियंत्रण भी यही ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल करता है। तो वाहक में उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल या ओरी मिलना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के द्वारा ही प्रतिकृतियन की क्रिया
प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद नियंत्रित भी कि कितनी प्रतिकृतियां डीएनए की बननी है, इसको कंट्रोल या नियंत्रित भी कौन करेगा? यही स्थल। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा जो गुण, पहला गुण तो ये सभी वाहक में होना चाहिए, दूसरा गुण है वरण योग्य चिन्हक। वरण मतलब किसी चीज़ का सिलेक्शन, किसी चीज़ का चयन। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं, हम उसमें से अपने पसंद की 2 चीज़ें हमें उठाने के लिए कहा गया है, तो हमने उनका क्या करा? वरण कर लिया। चयन या वरण एक ही बात है। वाहक में प्रतिकृतियन के उद्गम के साथ वरण योग्य चिन्हक, किसका? वरण योग्य चिन्हक मतलब ये पता लगना कि ये चीज़ लेने लायक है या नहीं, इस चिन्ह का होना कहलाता है वरण योग्य चिन्हक। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके जब वरण होता है वरण योग्य चिन्हक से, उसके बाद जो क्रिया होती है वो है रूपांतरण, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए खंड जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो जीवाणु इस खंड को ग्रहण कर लेता है, तो ये रूपांतरित जीवाणु, जब जीवाणु उस बाह्य डीएनए खंड को अपने डीएनए के साथ ग्रहण कर लेता है, जोड़ लेता है, तो ये क्या कहलाता है? रूपांतरित जीवाणु। और जो जीवाणु इस डीएनए खंड को ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें अक्षम होते हैं, वो कहलाते हैं अरूपांतरित जीवाणु। तो रूपांतरित और अरूपांतरित समझ में आ गया बच्चों? जो डीएनए खंड को ग्रहण करते हैं वो रूपांतरित, और जो डीएनए खंड को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वो अरूपांतरित। वरण योग्य चिन्हक क्या करते हैं? ये जो सिलेक्शन के जो स्थल हैं, ये क्या करते हैं? अरूपांतरित जीवाणु को पहचान कर उन्हें समाप्त कर देते हैं, और वरण योग्य चिन्हक रूपांतरित जीवाणु की चयनात्मक वृद्धि में सहायता करते हैं। मतलब जो तो रूपांतरित हो गए उनको तो ये बढ़ाते हैं, और जो रूपांतरित नहीं हो सके उनको समाप्त करने में सहायता करते हैं। तो समझ में आया? वरण योग्य, वरण मतलब चयन करना, अपने काम की चीज़ कौन सी है? जो रूपांतरित हुआ है वो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में काम का है, तो उसका तो सेलेक्ट कर लिया, उसको तो चयनित कर लिया, और जो काम का नहीं था उसको धीरे धीरे समाप्त कर लिया। तो है ना समझदार? तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जो काम की बातें हैं उनको अपने दिमाग में याद रखना है, और जो बेकार की बातें हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है। तो वरण योग्य चिन्हक जो कि वाहक में पाए जाते हैं, उनसे ये सीखने की बात है कि काम की चीज़ को रखना है और बेकार की चीज़ को धीरे धीरे हटा देना है ना बच्चों? मज़ेदार। आगे चलते हैं बच्चों, ये प्लाज्मिड का चित्र है। एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में एंटीबायोटिक हमने कौन से पढ़े हैं? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब क्या थे? एंटीबायोटिक। तो आजकल इन एंटीबायोटिक्स के लिए, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले जीन को महत्वपूर्ण वरण योग्य चिन्हक माना गया है। तो ये देखो, इस पर ये एम्पिसिलिन के लिए और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये जो 2 स्थल दिखाए हैं ग्रीन कलर वाले, ये दोनों स्थल क्या करते हैं? एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में इन दोनों के लिए प्रतिरोधकता पैदा करने वाले जीन को वरण योग्य चिन्हक माना जाता है। तो ये वही वाहक का चित्र देखा हमने, PBR 322, जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक के रूप में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो वाहक में ये गुण होना, वरण योग्य चिन्हक होना, ओरिजिन होना, ये सब बहुत आवश्यक है। आगे और गुण देखते हैं हम वाहक के। वाहक में तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल जहाँ पर क्लोनिंग होनी है। हमने डीएनए को जोड़ दिया, डीएनए की प्रतिकृति बना ली, उनमें से कुछ को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? पहचान स्थल। वाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? आणविक कैंचियां हैं, वो उसको काटने का काम करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम जहां पर उस पहचान स्थल को पहचाने और वहां पर उस पर क्रिया करे, तथा विजातीय डीएनए को वहां पर जोड़ा जा सके। आया समझ में बच्चों?
PBR 322 प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी टेट-आर व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी MPR जीन होते हैं। मैंने आपको अभी दिखाए ग्रीन कलर का जो पार्ट था, ये दोनों जो हैं इस PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। ये पहचान के स्थल हैं जहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम को क्रिया करनी है और वहाँ पर विजातीय DNA को जोड़ना है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। इनमें से एक जीन में टेट-आर जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय DNA जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मतलब टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका जो प्रतिरोध है वो समाप्त हो जाता है और टेट्रासाइक्लिन उस पर असर करती है। एक जीन में टेट-आर जीन के प्रतिबंधन स्थल पर जब कोई विजातीय DNA जोड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त जीवाणुओं को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में स्थानांतरित करने पर वो वर्धन करते हैं, क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का प्रतिरोध समाप्त हो गया है, इसलिए वो दूसरे प्रतिरोध माध्यम में एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में अगर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए तो वर्धन यानी वो अपनी बढ़ोतरी करते हैं। अब जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, अब कौन से वाहक हैं? जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है। कौन से जीवाणु हैं? या तो जीवाणु भोजी वायरस हैं या जीवाणु कौन से हैं? प्लाज्मिड। जीवाणुओं का अतिरिक्त आनुवंशिक DNA जो है वो प्लाज्मिड कहलाता है तो वो जीवाणु के अंदर ही तो इन जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से, तो प्लाज्मिड क्या हो गया? जीवाणुओं, और विषाणु क्या हो गया? जीवाणु भोजी की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है, जिससे परपोषी कोशिकाएं जीवाणुओं और विषाणुओं जो उसके वाहक थे उसके अनुरूप परपोषी कोशिका कार्य करने लगती है। अब ये कौन से हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ये मृदा में मिलने वाला एक दंडाकार जीवाणु है। पूर्व में हमने सूक्ष्म जीव वाले पाठ में इसको देखा है। ये जीवाणु जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एक जेनेटिक इंजीनियर क्या काम करता है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और ये आनुवंशिकता से संबंधित काम करता है, इसलिए जीन के हेरफेर का काम करता है, इसलिए इसको आनुवंशिक इंजीनियर या जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, जो मिट्टी में ये जीवाणु मिलता है, तो द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इस रोग में पौधे की कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि कर ट्यूमर बना लेती हैं। जैसे कैंसर हमने पढ़ा है ना, कोशिकाएं नियंत्रित रूप से ना होकर अनियंत्रित रूप से कोशिका का गुच्छ बना लेती हैं, एक कोशिका का झुंड बना लेती हैं, और ये कोशिका का झुंड जो है वो ट्यूमर कहलाता है। यह ट्यूमर रोगजनक जीवाणु के लिए आवश्यक रसायनों को बनाता है। जो रोगजनक जीवाणु है उसके लिए ये जो ट्यूमर है ये आवश्यक रसायन बनाता है। जीवाणु स्वयं पादप कोशिका में पूरा जीवाणु प्रवेश नहीं करता, केवल उसका TI प्लाज्मिड जो है, क्या बताया मैंने? जीवाणु के अंदर ये अगर एक जीवाणु है, ये हमने एक जीवाणु का चित्र बनाया, ये जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसके अंदर अतिरिक्त ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये कहलाएगा प्लाज्मिड। क्या कहलाएगा? ये प्लाज्मिड। तो ये तो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, और ये जो गोलाकार है ये उसका अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये क्या है? प्लाज्मिड। अब ऐसा ही TI प्लाज्मिड पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है। पूरा जीवाणु अंदर नहीं जा रहा, ये पूरी इसकी भित्ति नहीं जा रही, केवल उसका कौन सा भाग जा रहा है? ये प्लाज्मिड वाला भाग कोशिका में प्रवेश करता है। TI प्लाज्मिड का छोटा भाग tDNA पादप कोशिका के जीनोम में
समावेश करता है। अतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस के टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस जीवाणु का जो मिट्टी में पाया जाता है और क्राउन गॉल नामक रोग उत्पन्न करता है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा भाग टीडीएनए पादप कोशिका के जीनोम में लग जाता है, समावेशित हो जाता है। इसलिए इस टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित कर प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वाहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब इसके अलावा जंतु विषाणु, कुछ ऐसे रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु होते हैं जिन्हें सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। रेट्रोवायरस पश्च विषाणु को हानि रहित बनाकर वाहक के रूप में जंतु कोशिका में, ये पहले वाला तो किस में कर रहा था प्लाज्मिड, प्लांट सेल्स में, और रेट्रोवायरस किस में कर रहा है, जंतु कोशिका में। वो ही इस रेट्रोवायरस को हानि रहित बना करके और जंतु कोशिका में वांछित डीएनए को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये हुई बच्चों इसकी विशेषता। अब ये वाहक के बारे में हमने तीनों चारों विशेषताएं वाहक की हमने पढ़ ली। अब वाहक को हमें लेके कहाँ जाना है, परपोषी जीव में। तो हम पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के साधन पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लाइगेज एंजाइम। वाहक के सारे गुण हमने पढ़ लिए, वाहक कैसे काम करता है, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड वाहक के रूप में काम करते हैं। अब वाहक को कहाँ भेजना है, परपोषी जीव में। तो पांचवा साधन जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का है वो है परपोषी जीव, जिसके अंदर पुनर्योगज डीएनए को हमें डालना है। तो ये जो परपोषी जीव है ये क्या करता है, प्रवेश सक्षम बनाने के लिए विजातीय डीएनए खंड को उचित वाहक में जोड़ने के बाद इसे जीवाणु में, पौधे में या जंतु में जो भी परपोषी है इसमें स्थानांतरित किया जाता है। जो भी परपोषी जीव है उसमें वाहक की मदद से इसको स्थानांतरित करते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी जीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले परपोषी कोशिका को कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा बच्चों, दो आयन होंगे, एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम क्लोराइड के रूप में कैल्शियम आयन से हमें इसको किससे संसाधित करना है, अब ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें से दो आयन बने, एक कैल्शियम प्लस प्लस आयन और एक क्लोराइड, एक बना क्लोराइड आयन। तो हमारा काम किससे है, कैल्शियम आयन से। तो कैल्शियम आयन से इस पुनर्योगज डीएनए को संसाधित किया जाता है। परपोषी जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ पर कुछ समय बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप दिया जाता है। इसे कहते हैं हीट शॉक, मतलब एकदम उस जीवाणु की जो कोशिका है उसको पुनर्योगज डीएनए के साथ हीट शॉक, पहले सबसे पहले किससे उपचारित किया, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम क्लोराइड वाले कैल्शियम आयन से, फिर उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दोनों को पुनर्योगज डीएनए को और परपोषी कोशिका को साथ रखा। इस उपचार से पुनर्योगज डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। किससे, हीट शॉक थेरेपी से ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर किन विधियों से प्रविष्ट कराया जाता है, तो परपोषी कोशिका उसको एक्सेप्ट करेगी। परपोषी कोशिका जो है उसके बाहर कोशिका भित्ति हो सकती है, कोशिका झिल्ली हो सकती है, केंद्रक झिल्ली हो सकती है, और कहाँ जाना है जीन को, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के ऊपर, तो उसको कई स्टेप्स से अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहली विधि है सूक्ष्म अंतःक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। तो ऐसा इंजेक्शन जिसकी नीडल जो है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, उस माइक्रो इंजेक्शन की मदद से
पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है। तो इसके लिए कोई सिरिंज या माइक्रोपोर वाली इंजेक्शन वाली सिरिंज चाहिए, क्योंकि पहुंचना कहाँ है, परपोषी कोशिका के कहाँ पहुंचना है, सिर्फ कोशिका के अंदर ही नहीं जाना। कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर इसको जाना है। तो ये पहले कोशिका झिल्ली को भेदेगा, कोशिका भित्ति को भेजेगा, फिर गुणसूत्र तक इसकी पहुंच हो पाएगी। इस विधि में माइक्रो इंजेक्शन, एक तरह का जो हमें इंजेक्शन लगता है उससे भी सूक्ष्म एक इंजेक्शन होता है, जिसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे पहुंचा दिया जाता है। दूसरा है जीन गन या बायोलिस्टिक विधि। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, पादप कोशिकाओं के लिए, पहले तो जो पहली विधि थी वो जंतु कोशिकाओं के लिए। अब पादप कोशिकाओं में क्या है कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति और है, आपको मालूम है ना, ये क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी, इसके अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली, फिर क्या है, कोशिका झिल्ली, और फिर तीसरी कौन सी है, ये कौन सी है, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर हमको इसको पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाना है। तो हमें कितनी झिल्लियां भेजनी है, 1, 2 और 3। पहले भित्ति, फिर झिल्ली, फिर केंद्रक झिल्ली। तो हमें 3 झिल्लियों को भेजना है। तो ये काम करने के लिए एक जीन गन, इसे कहते हैं बायोलिस्टिक विधि। इसके लिए सोने या टंगस्टन के जो कण होते हैं उनको डीएनए से विलेपित करके, उस पर डीएनए लगाकर उच्च वेग के, मतलब डीएनए को लपेट दिया जाता है इन कणों पर, उच्च वेग के कणों की बमबारी प्रोजेक्टाइल गन के माध्यम से पादप कोशिका में, किसमें हो रही है, ये पादप कोशिका में। और क्यों ज़्यादा वेग की आवश्यकता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर पहुंचने के लिए उसे 3 भित्तियों को, 3 लेयर्स को पार करना है। सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के बाद वो गुणसूत्र तक पहुंचेगा जहां पर डीएनए मिलेगा, जीन मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीव्र वेग के कण कोशिका के अनेक स्तरों को भेदकर केंद्र के अंदर, केंद्रक में पहुंचकर रूपांतरण कर देते हैं। ये जो पुनर्योगज डीएनए है वो इन सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कण, जिन्हें प्रोजेक्टाइल गन के द्वारा, गन से क्या होता है, गोली तेजी से निकलती है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल गन है जिससे तेज गति से ये कण निकलते हैं, और इन कणों के साथ ही पुनर्योगज डीएनए भी इन कोशिका की तीनों भित्तियों को, झिल्लियों को पार करता हुआ अंदर पहुंच जाता है। अब तीसरी विधि है अहानिकारक रोगजनक वाहक। बिना हानि पहुंचाने वाले कौन से वाहक हैं जिनके माध्यम से इसे अंदर पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक रोगजनों की रोगकारी प्रकृति को समाप्त करके उनकी जीन डिलीवरी क्षमता का प्रयोग वांछित डीएनए को स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। तो जैसे अपन ने पढ़ा, जंतुओं में रेट्रोवायरस और पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये दोनों इनकी क्या करते हैं, रोगकारी प्रकृति को खत्म कर देते हैं। मतलब इनको रोग नहीं, जैसे रेट्रोवायरस या पश्च वायरस है, ये कैंसर कारक है, जंतु में कैंसर सेल्स को उद्दीपित कर देता है, तो वो कारक इसका हटा दिया। लेकिन इस रेट्रोवायरस को किसके लिए, पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसकी जो जीन डिलीवरी क्षमता है इसका प्रयोग किया जाता है। रेट्रोवायरस का जंतुओं में और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का पौधों। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैसे होता है, बहुत सारे साधन अपन ने इसके पढ़े, कई एंजाइम्स पढ़े, आणविक कैंचियाँ पढ़ी, अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब इन सब का प्रयोग करते हुए और ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है ये अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो ये बच्चों इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, जैसा नाम से पता चल रहा है पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल और अनेक पदों वाली,
बहुत सारे स्टेप्स इसके हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन इसके प्रमुख पद देखेंगे। 7 प्रमुख पद में इनको बांटा है अपन ने। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को अलग करना, पृथक्करण या विलगन। तो पहले स्टेप में आनुवंशिक पदार्थ क्या है हमारा, डीएनए, उसको कैसे अलग करेंगे। दूसरा, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। डीएनए को काटने का काम किसकी मदद से हो रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से। वो इसका दूसरा प्रोसेस है। तीसरे प्रोसेस में पुनर्योगज डीएनए का 2 डीएनए को जोड़ना, लाइगेज एंजाइम से 2 डीएनए को जोड़ना, एक वाहक का डीएनए और एक वांछित डीएनए, दोनों को ऐड करना। उनके ऐड करने से क्या बन रहा है, पुनर्योगज डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक बहुत लंबी क्रिया है जिससे कि कई सारी प्रतियां बन जाती हैं। पीसीआर भी इसे कहते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। अब जिसके अंदर वो वांछित पुनर्योगज डीएनए डालना है उसमें उसका स्थानांतरण। छठा बिंदु है परपोषी कोशिका का व्यापक पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर उनको संवर्धन करना या उनको बनाना। और अंतिम है वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, उसको अलग निष्कर्षित करना, जो निष्कर्षण की क्रिया अनुप्रवाह संसाधन भी कही जाती है। तो ये 7 प्रोसेसेस के द्वारा ये पुनर्योगज डीएनए की जैव प्रौद्योगिकी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पद के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का विलगन या पृथक्करण। विलगन यानी अलग करना, उसको पृथक करना। अब डीएनए कहाँ पे है, कोशिका के केंद्रक के अंदर है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के ऊपर जीन के रूप में डीएनए मौजूद है। अब सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। तथा कोशिकीय जीवों में क्या है, डीएनए। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो प्रोकैरियोटिक्स है उनमें आरएनए हो सकता है, बाकी सभी में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के काटने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कब काटेगा, कब अपना काम करेगा, जब डीएनए शुद्ध रूप में हो। मतलब डायरेक्ट डीएनए कई आवरणों से घिरा हुआ नहीं हो, डीएनए किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो इस तरीके से डीएनए कुछ चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उस पर तभी ये आणविक कैंचियाँ कार्य कर पाएंगी जब वो शुद्ध रूप में अलग होगा। तो डीएनए को इन कैंचियों के काटने के लिए डीएनए का शुद्ध रूप में होना आवश्यक है। तो शुद्ध कैसे करेंगे हम इसको, चूंकि डीएनए केंद्रक में स्थित होता है, अतः इस तक पहुंचने के लिए विभिन्न झिल्लियों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर क्या है, जीन्स। और जीन्स किससे मिलके बने हैं, डीएनए खंड से। और अगर ये पादप कोशिका है तो इसके बाहर एक कोशिका भित्ति है। ये क्या है, भित्ति। ये क्या है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और इसके बाद क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके बाद ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर भी आवरण है, ये है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद ये क्या है, गुणसूत्र। इन गुणसूत्र पर भी डीएनए सीधा लगा हुआ नहीं है, डीएनए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक जो गुणसूत्र के ऊपर जो हमें क्या चाहिए, शुद्ध डीएनए, तो उसके लिए हमें कितने प्रोसेसेस से उसको अलग करना पड़ेगा। तो ये क्रिया कैसे की जाती है, इसके लिए वांछित डीएनए युक्त कोशिकाओं को 3 चीज़ें हैं, लाइसोजाइम, सेलुलेज और काइटिनेज। जैसी कोशिका है उसके आधार पर ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इनसे संसाधित करने पर डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लाइसोजाइम से, सेलुलोज से, अगर प्लांट है, कोशिका भित्ति है तो सेलुलेज एंजाइम लेना पड़ेगा, कवक है तो काइटिनेज से संसाधित
करना पड़ेगा। यूकैरियोट्स में जो क्या होता है, जो यूकैरियोट्स जो विकसित कोशिकाएं हैं, इनमें अणु किससे जुड़े हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके अणु, डीएनए के अणु किससे गुथे हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन को अलग, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ मिलते हैं, किस पर, गुणसूत्र के ऊपर। इनको अलग करने के लिए, हिस्टोन प्रोटीन को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, प्रोटीएज। और आरएनए को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, राइबो न्यूक्लियस। तो ये कुछ एंजाइम मैंने बताया था बच्चों, अंत में एज लगा होता है। तो ये कुछ एंजाइम है हिस्टोन प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को अलग करने के लिए राइबो न्यूक्लियस से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। इससे क्या होता है कि डीएनए विशुद्ध रूप में अलग प्राप्त हो जाता है। पृथक किए डीएनए को उचित उपचार द्वारा अन्य अणुओं से पृथक कर शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। हमें क्यों शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, क्योंकि डीएनए पर प्रतिबंधन एंजाइम है वो तभी काम कर सकेगा जब वो शुद्ध रूप में, और तभी ये क्रिया शुरू हो सकेगी। तो इस टेक्निक के माध्यम से कुछ प्रोटीन्स का उपयोग करके हम आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। अंत में क्या करते हैं, जो यह शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है, इसे द्रुत शीतित इथेनॉल मिलाने से ये अवक्षेपित हो जाता है। द्रुत शीतित मतलब एकदम से ठंडा, चिल्ड एल्कोहल उसमें मिक्स कर दिया जाता है। जिस पात्र में अपन ने इसको अलग किया था, तो क्या होता है, डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाता है मतलब अलग लिक्विड में अलग रूप से दिखाई देता है। जैसे अपन दूध को फाड़ते हैं तो वो पनीर के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, पनीर, गाढ़ा पनीर बन जाता है। जैसे दूध से पनीर अलग होता है, ऐसे ही इस क्रिया में ये अवक्षेपित हो जाता है। किसके रूप में, निलंबन में तैरता हुआ, निलंबन यानी तैरता हुआ महीन धागों के रूप में। तो ये चित्र में अपन देख रहे हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, और आगे इसको स्पूलिंग क्रिया है जिसकी सहायता से इसको पृथक, स्पूलिंग मतलब एक प्रकार का ये स्पून जैसा है कि फनल के साथ, जिससे अपन ने इस डीएनए को शुद्ध रूप में अलग कर लिया। तो सबसे पहला पद जो था पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का, वो यही था, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को अलग करना, पृथक करना या उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना। तो इस तरीके से अपन स्पूलिंग विधि से इस चित्र में दिखाए अनुसार डीएनए को अलग कर लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा प्रोसेस, जब डीएनए अलग हो गया तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। अब ये विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम कौन करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम, जिन्हें हम आणविक कैंचियां भी कहते हैं। शोधित डीएनए अणुओं के साथ साथ प्रतिबंधित एंजाइम को इष्टतम, ये इष्टतम परिस्थितियां कौन सी है, जहां पर ताप, इसमें क्या होता है इष्टतम परिस्थितियों में, ताप, दाब और पीएच बिल्कुल उपयुक्त रखी जाती है, बिल्कुल ऑप्टिमम रखी जाती है। ना तो बहुत हाई टेम्परेचर, ना लो टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा दाब, ना बहुत कम दाब, और पीएच भी बिल्कुल सामान्य रखी जाती है। तो इन परिस्थितियों, ये सब जब सामान्य बिल्कुल अनुकूलतम रखी जाती है और प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए को एक साथ रखा जाता है, जिससे कि प्रतिबंधन एंजाइम का पाचन होता है, वो उसको डीएनए को काटने का काम करता है। इसका जो नियंत्रण है, इस प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया का जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण को कौन करता है, एगारोस जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा है एगारोस जेल से डीएनए के खंडों को अलग अलग किया जाता है, जिससे कि वो आकार के हिसाब से सबसे छोटा खंड सबसे आगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा, और ये अलग अलग कॉलम्स में एकत्रित हो जाते हैं। ऋणावेशित डीएनए अणु धनावेशित एनोड की ओर, क्योंकि कैसा है डीएनए अणु, स्वयं ऋणावेशित है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, एगारोस जेल के अलग अलग खंड बने होते हैं और उसको इलेक्ट्रोड से, एनोड से
जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो धनावेशित है, डीएनए कैसा है, ऋणावेशित। तो जो सबसे छोटे डीएनए के खंड हैं वो सबसे पहले एनोड की तरफ पहुंचते हैं और फिर आकार के हिसाब से अलग अलग थोड़े थोड़े समय बाद वो अलग अलग कॉलम्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर इस तरीके से डीएनए जो है वो गतिमान होता है। उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए, तो ये तो अभी हमने कौन सा डीएनए लिया, जो वांछित डीएनए था उसको इस तरीके से शुद्ध किया। ठीक ऐसे ही वाहक डीएनए के साथ भी दोनों डीएनए को जोड़ना है तो दोनों डीएनए को काटा भी किससे जाएगा, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से, तभी उसमें वो चिपचिपे सिरे बनेंगे और वो आपस में चिपक जाएंगे। पढ़ा है हमने प्रतिबंधन एंजाइम। तो यहाँ पर जो क्रिया अपन ने वांछित डीएनए के साथ दोहराई थी वही क्रिया हम वाहक डीएनए के साथ भी दोहराते हैं, उसे भी प्रतिबंधन एंजाइम के साथ इष्टतम परिस्थितियों में रखा जाता है। स्रोत डीएनए और वाहक डीएनए एक ही विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम से काटे जाते हैं। दोनों का पहचान का एक ही अनुक्रम होता है, दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम काटता है ताकि दो चिपचिपे सिरे बन जाते हैं जो बाद में आपस में जुड़ जाते हैं। अगला प्रोसेस देखते हैं बच्चों, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो पुनर्योगज कुछ भी नहीं है, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए दोनों को जोड़कर जो डीएनए बना है वही हमारा पुनर्योगज डीएनए है। वो दोनों में दोनों को जोड़ने का काम करना है। अब जोड़ने का काम हमने पढ़ा है, साधनों में कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। तो स्रोत डीएनए को कटे हुए वांछित डीएनए खंड को स्रोत डीएनए प्लस वांछित डीएनए किसकी उपस्थिति में, लाइगेज एंजाइम, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो स्रोत डीएनए और वाहक डीएनए को, वांछित डीएनए को जो लाइगेज एंजाइम द्वारा वाहक संवाहक, वाहक या संवाहक एक ही चीज़ है, वाहक को, वेक्टर को ही संवाहक भी कहा जाता है, इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वांछित डीएनए के वाहक डीएनए से जोड़ने से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, पॉलीमर पी, चेन सी, आर रिएक्शन, कंबाइंड रूप से इसको कहते हैं पीसीआर। चेन, जैसे चेन में कई कड़ियाँ होती हैं ऐसे ही पॉलीमर्स की कई कड़ियाँ बन जाती हैं। तो पीसीआर का सबसे पहले किसने पता लगाया, पीसीआर का आविष्कार कैरीमुलिस एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने 1985 में किया। बहुत समय पुरानी बात नहीं है ये, 1985 ने सबसे पहले इस पुनर्योगज टेक्निक की पीसीआर प्रक्रिया का पता लगाया। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैव प्रौद्योगिकी में ये, जिसके द्वारा ये जो पुनर्योगज डीएनए की टेक्निक थी ये संपन्न हो पाती है। इस विधि द्वारा क्या करते हैं, डीएनए के छोटे टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतियां बनाई जाती हैं। मतलब एक डीएनए से अनेक डीएनए बनाने का काम किसके द्वारा होता है, पीसीआर टेक्निक के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रहेगा बच्चों, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके द्वारा एक डीएनए से अनेक डीएनए, करोड़ों डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है, ये देखिए, ये एक द्विकुंडलित दो लड़ वाला डीएनए है। इसका पहले क्या करते हैं, इसको ताप से उपचारित करते हैं तो इसके ये वाला खंड और ये वाला खंड ये अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, ये खुल गए सबसे पहले ताप के माध्यम से। फिर डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज एंजाइम के साथ क्या होता है, इसके आगे एक और खंड जुड़ गया, ये जो 5 से 3 था इसके आगे 3 से 5 जुड़ गया, इस 5 से 3 के आगे एक दूसरा 3 से 5 जुड़ गया और इस तरीके से इनका 2 में प्रसार हो गया, 1 2 खुले, 2 से 4 बन गए। तो ये हो गई पीसीआर की टेक्निक। अब हम देखते हैं पीसीआर का कोई भी नई टेक्निक अपन देखते हैं तो उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस सिद्धांत पर
आधारित है। जीव विज्ञान में क्या, विज्ञान में भी कोई भी नया प्रक्रम होता है तो हम सबसे पहले उसका सिद्धांत, उसकी मूल में वैज्ञानिक सबसे पहले उसका क्या पढ़ेगा, सिद्धांत। तो यहाँ हम देखते हैं ये तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब डीएनए के अणु को उच्च ताप पर लाया जाता है तब इसका विकृतीकरण हो जाता है और इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये एक डीएनए का अणु है, ये इसके दो डबल लेयर्ड है, ये इसके दो स्ट्रैंड्स हैं। तो क्या होगा, जब हम इसको ताप से संसाधित करेंगे तो ये स्टैंड अलग हो जाएगा और ये स्टैंड अलग खुल जाएगा। ये जो द्विकुंडलिनी श्रृंखला है ये खुल जाएगी। कब, जब इसको उच्च ताप पर लाया जाएगा। उच्च ताप पर सक्रिय डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां बन जाएंगी। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब ये अलग अलग हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसके आगे आके दूसरा जुड़ गया और इसके आगे आके दूसरा जुड़ गया। ये किसकी उपस्थिति में हुआ, डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में। तो ये बार बार जब ये क्रिया दोहराई जाती है तो डीएनए की कई प्रतियां बन जाती हैं। अब पीसीआर विधि कैसे पूरी होती है, 3 स्टेप्स इस पीसीआर विधि के हम पढ़ेंगे। पहला है विकृतीकरण। विकृतीकरण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विकृत करना, जो इसका द्विकुंडलित, जो इसका ये आकार हमने पढ़ा, ये जो आकार था डीएनए का, इस आकार को चेंज कर देना, ये कहलाता है इसको डीनेचर्ड करना, विकृतीकृत करना। पुनर्योगज डीएनए जिसका आवर्धन करना है, जिस डीएनए को हमें मल्टीप्लन का, आवर्धन मतलब बड़ा करना है, बढ़ाना है, इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म, कितना हाई टेम्परेचर हो गया, बॉइलिंग जैसा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे जो इसके ये दो स्ट्रैंड, ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये खुल जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये क्रिया कहलाती है विकृतीकरण। जो इसका कुंडलिनी रूप था वो विकृत हो गया, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, विकृतीकरण। और ये कब होता है, हाई टेम्परेचर 94 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्रिया विकृतीकरण की हो जाती है। दूसरी क्रिया है एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि दोनों कुंडल जब खुल गए तो प्रत्येक कुंडल एक टेम्पलेट का, एक सांचे का काम करता है और उसके आगे, एक के आगे दूसरा आ जाता है, दूसरे के आगे भी दूसरा आ जाता है और दोनों कुंडल दो अलग अलग डीएनए बना लेते हैं। एनेलिंग में प्रत्येक डीएनए रज्जुक एक सांचे या टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। इसे प्राइमर की उपस्थिति में, एक प्राइमर होता है, उसकी उपस्थिति में ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ तो हमने क्या किया था, इसको गर्म किया था, और यहाँ क्या करते हैं, एक प्राइमर की उपस्थिति में ठंडा करते हैं। तो विकृतीकरण में हाई टेम्परेचर, एनेलिंग में लो टेम्परेचर। और इससे तीसरे में क्या होता है, इसका विस्तार। इसमें टेक पॉलीमरेज किसका उपयोग किया था, एक एंजाइम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, अपन देखेंगे। इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम किसका काम करता है, प्राइमर का। जब ऐसे क्या करते हैं हम, जब हम पेंट करते हैं तो पेंट लगाने से पहले हम वॉल पे क्या लगाते हैं, प्राइमर। तो यहाँ भी डीएनए के 2 खंड हो गए हैं और दोनों खंडों से एक एक डीएनए, दोनों कुंडलों से एक एक डीएनए बन रहा है। तो उस पर पहले क्या काम में लेते हैं, 2 अलग अलग बनाने के लिए जैसे बेस बनाते हैं, वैसे ही पहले यहाँ प्राइमर के 3OH का प्रयोग कर डीएनए के पूरक रज्जुक, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये जो एक था और ये जो दूसरा था, इसके आगे एक और बन गया तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसके आगे एक और बन गया। तो ये किसका प्रयोग होता है, ये पूरक रज्जुक का संश्लेषण, एक से दूसरे का संश्लेषण हो जाता है। प्राइमर एक दूसरे की ओर विस्तारित होते हैं, एक दूसरे की ओर फैलते हैं। टैक पॉलीमरेज एंजाइम ताप स्थायी होता है, जैसे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसे टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको बताया था, थर्मस एक्वाटिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। थर्मस टेक, TAQ, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वाटिस। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे ये पॉलीमर
प्राप्त किया जाता है। और ये पीसीआर की 3 प्रोसेस हो गई। सबसे पहले दोनों चेन को अलग करा, फिर उसकी एनेलिंग की, दोनों 2 सांचे बन गए, फिर उसको विस्तारित किया। तो ये पीसीआर के 3 चरण हैं, जिससे कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा अनेक पुनर्योगज डीएनए की अनेक कॉपीज तैयार करी जाती हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाने के कारण डीएनए की, कौन सा डीएनए है ये? पुनर्योगज डीएनए। कौन से डीएनए की प्रतियां बना रहे हैं बच्चों हम? पुनर्योगज डीएनए की 1 अरब तक कितनी प्रतियां बन रही हैं? 1 अरब तक प्रतियां बन रही हैं। किस टेक्निक से बन रही हैं? पीसीआर। तो पीसीआर टेक्निक में, जिसमें हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का और पहले हाई टेम्परेचर 94 डिग्री का और फिर लो टेम्परेचर का और टेक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं, और इस पुनर्योगज डीएनए की अरबों प्रतियां बन रही हैं। आया समझ में बच्चों? आगे चलते हैं। अब अगली प्रोसेस है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोश। अब बन गई बहुत सारी प्रतियां हमारे पास, अब उसको हमें परपोषी कोशिका के अंदर डालना है। अब हम क्या करेंगे? जब ग्राही कोशिका, जिसके अंदर पुनर्योगज डीएनए को डालना है, को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, तो किसी उपयुक्त विधि के द्वारा परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेशित कराना है। पीसीआर से जो बहुत सारे पुनर्योगज डीएनए बन गए, उसको परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कराना है। यही काम करना है ना? तो देखते हैं बच्चों, अब कैसे होगा, ये किसकी मदद से होगा, कैसे होगा? प्लाज्मिड की मदद से होगा, वाहक की मदद से होगा। यदि एम्पिसिलिन प्रतिरोध जीन युक्त पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो इस जीवाणु की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। कौन सा पुनर्योगज डीएनए लिया हमने? जो कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन उसके अंदर है। कौन सा पुनर्योगज डीएनए? जिसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन मौजूद है। उसके युक्त को अगर हमने जीवाणु के अंदर प्रवेश करा दिया, तो वो जीवाणु की जो सेल्स हैं वो भी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाएंगी। और ऐसा जीवाणु क्या कहलाएगा? रूपांतरित जीवाणु। पढ़ा है हमने। तो ये रूपांतरित किसके लिए हो गया? एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता के लिए रूपांतरित हो गया, बदल गया, तो ये रूपांतरित जीवाणु कहलाएगा। इन रूपांतरित कोशिकाओं को सेलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। या एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग्य चिन्हक, जो कि वाहक की एक विशेषता है, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन क्या है? यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्हक। परपोषी कोशिकाओं का व्यापक पैमाने पर संवर्धन। व्यापक मतलब बहुत बड़े मास स्केल पर उनको संवर्धित करना। पुनर्योगज डीएनए में उपस्थित बाहरी जीन परिस्थितियों में उत्पाद निर्माण के रूप में अभिव्यक्त होता है। पुनर्योगज डीएनए में जो अपन ने जो बाहरी जीन डाला था, वो उपयुक्त परिस्थितियों में, उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए, ताप दाब उपयुक्त होना चाहिए। उत्पाद, जो उत्पाद हमें बनाना है, चाहे हमें कोई प्रोटीन बनाना है इस विधि पुनर्योगज डीएनए टेक्निक से, या हमें कोई एंजाइम बनाना है, या कोई और उपयोगी जैव रासायनिक अणु बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उत्पाद निर्माण के रूप में उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए। यदि कोई प्रोटीन, अगर कोई प्रोटीन बनाना है, तो कूटलेखन जीन, प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। जैसे पुनर्योगज डीएनए कहा था, तो ये भी प्रोटीन कूटलेखन जीन है, इसलिए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज प्रोटीन कहलाएगा। वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिका को छोटे पैमाने पर, अगर अपने को मान लो कोई प्रोटीन या कोई उत्पाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, तो उसको प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। लैब में, लेबोरेटरीज में ही उसकी मात्रा जितनी, अगर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो लैब्स में बन जाती है। लेकिन लैब्स बिल्कुल निर्जमीकृत होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें बहुत सारा
चाहिए, व्यापक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर अगर वो पदार्थ चाहिए, तो कोशिकाओं के सतत संवर्धन के लिए क्या करते हैं, लगातार वो बनती रहें प्रयोगशाला में, तो इसके लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालने और ताजे पोषक माध्यम को डालने की व्यवस्था प्रयोगशाला में। मतलब पोषक माध्यम क्या होगा, जिसमें सभी उपयुक्त पोषक पदार्थ जो कि उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वो मौजूद हों। तो इस प्रयोगशाला में ऐसी व्यवस्था की जाती है निर्जमीकृत परिस्थितियों में कि पुराना पोषक माध्यम जब काम उसके पोषक तत्व खत्म होने लगे तो उसको निकालकर उसकी जगह नए पोषक माध्यम को डाला जा सके। तो ये व्यवस्था की जाती है जिससे वांछित प्रोटीन, जो प्रोटीन हमको चाहिए, वो अधिकतम मात्रा में प्रयोगशाला में हमें प्राप्त हो सकता है। तो पोषक माध्यम उपयुक्त इष्टतम परिस्थितियों में हो और हमेशा ताजा पोषक माध्यम मिलता रहे उसके प्रोटीन के निर्माण के लिए। अगर व्यवसाय मतलब किसी आपको कोई दवाई बनानी है, उसके लिए कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम बनाना है, कोई टीका बनाना है, उसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल पर वो चाहिए, तो उसके लिए अधिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, बायो रिएक्टर। नाम सुना है आपने, बायो रिएक्टर सुना होगा। अभी अपन आगे इसका चित्र भी देखेंगे। तो व्यावसायिक स्तर पर जब इसका उत्पादन किया जाता है तो वो बायो रिएक्टर, ये एक प्रकार का ऐसा बंद पात्र है जिसके अंदर ये क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अब बायो रिएक्टर क्या है, जहाँ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जो परपोषी कोशिकाएं हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त की जाती हैं। एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादप, जंतु या मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक, ये जो कच्चा पदार्थ था इसको किस में बदला, जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों एवं एंजाइमों में बदला जाता है। तो बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है, कच्चे पदार्थ को कुछ विशिष्ट जैव उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। बायोरिएक्टर में अनुकूलतम परिस्थितियां, जिसे इष्टतम परिस्थितियां कहते हैं, ताप भी अनुकूल हो, पीएच, आधारी पदार्थ, लवण, विटामिन व ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती। तो ये बायोरिएक्टर का एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। एक कॉमन बायोरिएक्टर है, एक बंद पात्र है, टेम्परेचर कंट्रोल की नीडल लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, ये घुमाने के लिए यंत्र लगा हुआ है, ये पीएच नियंत्रण है, जीवाणु रहित हवा इसमें प्रवाहित की जाती है, और विलोडन हॉज रिएक्टर है, इसका इस प्रोसेस में प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो अब विलोडन और बायोरिएक्टर सबसे ज़्यादा काम है। विलोडन यानी किसी चीज़ को विलोडित करना, हिलाना, जो काम हमारा चम्मच करता है वो यहाँ पर विलोडित हॉज रिएक्टर में एक बीच में जो चीज़ इसमें दिखाई है वो करती है। अब विलोडित हॉज रिएक्टर की कैसी बनावट होती है ये हम देखेंगे। बेलनाकार और घुमावदार, इसका बेस कैसा होता है, घुमावदार आधार वाला होता है, और इसमें वस्तुओं को मिश्रित करने की, विलोडित क्या करता है, हिलाता है। मिश्रित किसको करना है, जो इसमें गैस है, जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उसको पूरे पदार्थ के साथ मिक्स करने के लिए विलोडित करने की मैकेनाइज्ड व्यवस्था होती है। इसका विलोडक मिश्रण को समरूप बनाता है तथा O2 को समान रूप से वितरित करता है। ऑक्सीजन गैस पूरे मिक्सचर में समान रूप से वितरित हो जाती है। तो ये एक दंड विलोडक हौज है। ये जो बीच में ये जो साधन, ये जो बीच में एक चम्मच के जैसा दिखाया गया है, इसके द्वारा पूरे विलोडक में बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण, इस विलोडक को यांत्रिक सहायता से इसको घुमाया जाता है और पूरा पदार्थ ऑक्सीजन के पूरे इसमें मिक्स हो जाता है। दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर, जिसके द्वारा जीवाणु विहीन हवा को बुलबुलों के रूप में, ये बुलबुले दिख रहे हैं, ये जीवाणु विहीन हवा के हैं, और ये जो केंद्र में दिख रहा है ये उसको हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए लगाया गया है। तो अब इसके अलग अलग भाग हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले होता है एक प्रक्षोभक यंत्र होता है, फिर ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र जो कि लगातार ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, फिर झाग नियंत्रण यंत्र, मतलब जो झाग बन रही है, ऑक्सीजन जब गैस किसी द्रव में मिलाई जाएगी तो झाग बनेगी, तो उसको भी नियंत्रित करने का एक तंत्र होता है।
ताप नियंत्रण, ताप को भी कंट्रोल रखना है इसमें, तभी कोई प्रोडक्ट बनेगा। पीएच नियंत्रण तंत्र, पीएच को भी कंट्रोल रखने का तंत्र होता है। और प्रतिचयन प्रद्वार, जिसके द्वारा ये क्या है, निकास द्वार, ये प्रतिचयन द्वार क्या है, निकास द्वार, जिससे समय समय पर बने हुए प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं प्रतिचयन द्वार। अब क्या होता है, इस रिएक्टर में पहले कच्ची सामग्री सारी डाल दी जाती है और थोड़े थोड़े समय के बाद बुलबुलों के रूप में हवा प्रवेश कराई जाती है। प्रतिचयन द्वार द्वारा संवर्धन की थोड़ी थोड़ी मात्रा समय समय पर बाहर निकाल ली जाती। तो ये बायोरिएक्टर हो गया, सबसे ज़्यादा विलोडक वाला बायोरिएक्टर पॉपुलर है। अब जो हमें वांछित पदार्थ समय समय पर प्राप्त हो रहा है, इस वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, इसको हम कैसे निष्कर्षित करें, ये है हमारा अगला प्रोसेस। बायोरिएक्टर में संवर्धन द्वारा जैव संश्लेषण पूरा होने पर वांछित उत्पादों का क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है और फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। पहले उसको पृथक किया जाता है, फिर उसमें कोई और पदार्थ नहीं हो, इससे उसको शुद्धिकृत किया जाता है और ये प्रक्रिया कहलाती है अनुप्रवाह संसाधन। जो अनुप्रवाह निकला है उसको संसाधित करके शुद्ध करने की प्रक्रिया अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है। वांछित उत्पाद को परिरक्षक द्वारा स्वरूपित किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा परिरक्षक जिससे कि वो उसी रूप में सुरक्षित रहे। जैसे हम सॉस, मुरब्बे, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो उसको ठीक रखती है, ऐसे ही कुछ परिरक्षी पदार्थ इस उत्पाद में डाले जाते हैं। औषधीय महत्व का होने पर इनका, जैसे कोई टीका है, टीके के लिए अगर हम कोई जैव पदार्थ बना रहे हैं तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई बार फिर उसकी जो गुणवत्ता ठीक है, अगर कोई टीका है जिसको कि लगाना है तो उसके कई ट्रायल्स किए जाते हैं। पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर उस टीके को काम में लिया जाता है। तो ये इसकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई बार इसकी जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी कई बार टेस्टिंग या परीक्षण किया जाता है। तो ये थे बच्चों पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के 7 चरण, जिसके माध्यम से ये टेक्निक पूरी हुई। धन्यवाद।